स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोपगेशन एक ऐसी विधि है प्रोपगेशन जिसके दौरान किसी भी प्लांट के पार्ट से, चाहे वो रूट का हिस्सा हो, स्टेम का हिस्सा हो, लीफ हो, ब्रांच हो, बड हो या शक्कर हो, ट्यूबर हो, किसी भी पार्ट से उसके या सीड से भी प्लांट को पैदा किया जा सके, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से, लैंगिक और अलैंगिक बहुत तरीके से उसको पैदा किया जा सके, इस विधि को प्रोपगेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। What do you mean by propagation? Propagation से आप क्या समझते हैं? What do you mean by propagation में सबसे पहले propagation is a simple mean multiplication of more plants from a single plant। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाने का एक तरीका है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेक्सुअली भी बनाया जा सकता है और एसेक्सुअली भी प्रोपगेशन हो सकती है। प्लांट प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स। वैरायटी ऑफ सोर्स से बहुत सारे तरीकों से एक नए प्लांट को डेवलप करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोपगेशन बोला जाता है। अब प्रोपगेशन बहुत तरीके से हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है हम समझते हैं एक एक करके। तो देखिए प्रोपगेशन में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ प्रोपगेशन। टाइप ऑफ प्रोपगेशन में क्या है भाई, कौन कौन से टाइप हैं प्रोपगेशन के जो हमें पढ़ने हैं? इसमें दो तरीके बताए गए हैं। तो सेक्सुअल में सीड प्रोपगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन जो मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज के बाद क्या बनता है? कोई भी जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? सीड ऐसा होता है। तो सीड बनने का प्रोसेस तो सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाएगा सर। और विदाउट सीड किसी भी पार्ट से प्लांट के से नया प्लांट पैदा करने के प्रोसेस को एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल को तो सीड प्रोपगेशन भी बोल दिया जाता है और एसेक्सुअल को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, हिस्से से, रूट से, स्टेम से, शक्कर से, ट्यूबर से, किसी से भी पैदा किया जाए उसको एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक करके पढ़ रहे हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल को। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होती है। देखिए भाई, सेक्सुअल प्रोपगेशन में स्टार्ट किया जा रहा है। सेक्सुअल प्रोपगेशन जो है ये क्या होती है भाई? कोई भी दो जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, वैसे तो प्लांट की चल रही, ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल दो बंदे हैं, उनके गैमेट्स होते हैं। मेल का गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल के गैमेट को ओवम कहते हैं। उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के दौरान सीड बनता है या जो भी प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो बनता है, बच्चा होता है, वो प्रोसेस है। ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है, और जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। नेक्ड सीड जिनमें होता है, वो बातें भी हम करेंगे। ये जो प्लांट्स की जो क्लासेस हैं उनकी बातें, उनके फाइलम है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बहुत बाद की बातें। फिलहाल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड या स्पोर के थ्रू होती है भाई। इसमें कम से कम दो सेक्स की जरूरत पड़ती है, चाहे पेरेंट दो ना हो, पेरेंट्स भी दो हो तो अच्छी बात है। पेरेंट एक के अंदर भी दोनों सेक्स मिल सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी तो हो सकता है प्लांट्स के केस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक समझ में आया सभी को? तो अब हम जो बातें करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो डिटेल में समझ रहे हैं एक एक करके। देखिए क्या है। इट इज रेफर टू द यूज ऑफ सीड और स्पोर दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। पेरेंट प्लांट से होंगे। प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम ए सीड इज वेरी कॉमन एंड एक्सपेंसिव मेथड। इनएक्सपेंसिव मेथड, ये जो जनरल मेथड है, वेरी कॉमन मेथड है, वो सीड से ही प्लांट बनते हैं, ये सबको पता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्नामेंटल ट्रीज आर प्रोपेगेटेड फ्रॉम द सीड। ऑर्नामेंटल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या जो सुंदर नजर आते हैं वो सारे के सारे लगभग किससे बने? सीड से बने। सीड आर कलेक्टेड फ्रॉम मेच्योर फ्रूट पोड एंड स्टोर्ड और सोन इमीडिएटली। जो मेच्योर फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर या पोड के अंदर, फली कोई भी हो या फिर कोई फ्रूट हो, उसके अंदर क्या कलेक्ट करके रखा जाता है? सीड, और उसको फिर सोन कर दिया जाता है, जिससे कि न्यू प्लांट उभर के आते हैं। इसको सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। द सीजनल फ्लावरिंग एनुअल, विंटर, समर और रेनी सीजन हो सकते हैं। फ्यू सर्ब्स क्लाइंबर्स आर आल्सो प्रोपेगेटेड फ्रॉम द सीड। जो सीजनल जितने भी फ्लावर हैं, सीजनल चाहे वो विंटर का हो, समर का हो, रेनी सीजन के फ्लावरिंग सीड है, लगभग वो सीड से पैदा होते हैं। और फ्यू हर्ब होती हैं। हर्ब तो नहीं होती, सर्ब होती हैं। देखो हर्ब होती बिल्कुल घास फूस, और उससे ऊपर थोड़ी सी झाड़ियां होती है, उनको हर्ब बोला जाता है। क्लाइंबर जो पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, वो सारे प्लांट सीड से प्रोपगेट करते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है भाई सेक्सुअल प्रोपगेशन? सेक्सुअल प्रोपगेशन के बाद आया व्हाट इज ए सीड। जो सीड हम बार बार कहें, सेक्सुअल जो प्रोपगेशन है वो सीड से होती है। तो अब क्वेश्चन उठा कि सीड क्या है, और हम सीड के बारे में तो पूरा लेक्चर ही ले चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं सीड के बारे में एक एक बात। सीड क्या है? सीड के पे पूरा लेक्चर हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो देख सकते हैं जाके।
देखो एक सीड होता है ना, सीड के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी है। ऊपर का एक आवरण होता है जिसको सीड कोट बोला जाता है, अंदर फूड स्टोर होता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। फूड स्टोर को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म बोला जाता है सर। जो फूड स्टोर होता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और बाहर एक आवरण होता है उसको सीड कोट बोला जाता है। और उसके अंदर एक एम्ब्रियो छुपा होता है सर, एम्ब्रियो जो बच्चा आगे जाके बढ़ेगा, प्लांट बनेगा। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें दिखाएंगे। बाहर का जो आवरण है उसको सीड कोट कह रहा है। जो फूड स्टोर है ये किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर होता है सर, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और ये 3n होता है ट्रिप्लॉइड। जबकि एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉइड होता है 2n। और जबकि ये होता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। और ये फूड स्टोर करके एम्ब्रियो को देता रहता है, एम्ब्रियो बढ़ता रहता है, एंडोस्पर्म खत्म होता रहता है। इस तरह से यहाँ से एम्ब्रियो उभरेगा और ये नया प्लांट उभर के आ जाएगा एम्ब्रियो से। यही लिखा है देखो, ए सीड इज ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, एनक्लोज्ड इन ए कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। जिस कोट में छुपा हुआ वो सीड कोट कहलाता है। यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड, जो कि एंडोस्पर्म की फॉर्म में मटेरियल एंड द फॉर्म्ड फ्रॉम द राइपेंड ओव्यूल। देखो मैंने 2 चीजें खासकर बताई थी तुम्हें। राइपेंड पकने के बाद, राइपेंड मतलब होता है पकने के बाद, जो ओवरी होती ना, ओवरी फ्लावर मैंने पढ़ा रखा पूरा डिटेल में पॉलिनेशन में। ओवरी होती है वो तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है सर। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो ओवरी के अंदर ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, ठीक है। और ओवरी की जो वाल होती है, पेरिकार्प जिसको बोलते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। अरे समझ में आया कि ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। तो ये कह रहा है राइपेंड ओव्यूल है वही सीड बन गया फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चाहे वो एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म। एक अजीब बात बताता हूँ, जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है ना, वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हो रहा है। उससे पहले ट्रेडोफाइट्स है, ट्रेडोफाइट है, थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट्स है, उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। सर ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये सबक तो क्लियर नहीं है। देखो मैं करवाता हूँ। जैसे देवदार का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, पाइन ट्री है, ये सारे जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं। क्योंकि इनमें जो सीड होता है ना वो फ्रूट से कवर नहीं होता, फ्रूट नेक्ड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेक्ड सीड होता है, सीड की कोई कवरिंग नहीं होती, नेक्ड होता है, नेक्ड सीड, ठीक है सर। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें कवर्ड सीड होता है। इनमें क्या होता है? कवर्ड सीड होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट है, जितने फ्लावरिंग प्लांट है ना उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम ही फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट है तो उनमें फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट का होगा, फ्रूट भी बनेगा और फ्रूट के अंदर सीड सुरक्षित रहेगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म नेक्ड सीड होते हैं, जैसे कि पाइन ट्री है वो एक एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, नहीं जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड होता है। एंजियोस्पर्म होते हैं वो कवर्ड सीड रखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। समझ में आया भाई? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो भी प्रजातियां हैं प्लांट्स की, उनके अंदर फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का। और उसके फ्यूजन की वजह से जो ओव्यूल है वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ये बातें ध्यान रही। और लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ये बातें ध्यान है तो सभी को। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आगे क्या दिया गया देखिए जरा। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करने के कोई फायदे हैं? बिल्कुल मेथड के फायदे हैं, क्योंकि इसमें ना सर एक तो हाइब्रिड बनता है, एक न्यू करेक्टर उभर के आते हैं, नई प्रोजनी उभर के आती है। देखो मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर आते हैं, 50% करेक्टर वहां से आए, 50% वहां से आए, दोनों के फ्यूजन से जो गैमेट बनेगा दोनों के मिक्स्ड हाइब्रिड बनता है। और सबसे सस्ता और बेस्ट मेथड है, इसमें कोई ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ज्यादातर प्लांट इसी को पसंद करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा करने से वैरायटी उभर के आती है, नई चीज उभर के आती है। जबकि एसेक्सुअल में कोई भी नई चीज नहीं बनती, उसमें क्लोन बनता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। ये फायदे हैं। तो देखिए, और एक डिजीज कम आती है प्लांट के अंदर, देखना भाई। इट इज ओनली द मेथड टू प्रोड्यूसिंग ए न्यू वेराइटी ऑफ और कल्टीवेटर। एक ओनली मेथड है नई वैरायटी को पैदा करने का या कल्टीवेटर्स को, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल वाली है उससे तो न्यू वैरायटी उभर के ही नहीं आएंगी, वो सेम क्लोन बनाएगा, इससे न्यू वैरायटी बनती है। इट इज ऑफन चीपेस्ट, एक तो सस्ता है, और इजिएस्ट मेथड है प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एक साथ पैदा किए जाते हैं। इट कैन बी डन टू अवॉइड द सर्टेन डिजीज, और डिजीज को भी अवॉइड किया जा सकता है। जैसे वेजिटेटिव पार्ट को उगाओगे तो उसके साथ जो डिजीज है वही उभर के आएगी, परंतु सीड में डिजीज नहीं है तो वो प्लांट में भी नहीं आएगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? इट मे बी ओनली वे टू प्रोपेगेट सम स्पीसीज। ये एक मेथड हो सकता है कुछ स्पीसीज को प्रोपेगेट करने का, क्योंकि कुछ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसी चीज ही नहीं होती, उसमें सीड से ही प्रोपेगेशन होती है। और जिसमें सीड से ही प्रोपेगेशन हो, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, वेजिटेटिव ना कर सकें, उनके एग्जांपल है एसिड लाइम, कोकोनट, एरिकानट, पपाया, फाल्सा, कॉफी, पैसन फ्रूट। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है भैया? ये सारे के सारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। इनमें कोई वेजिटेटिव प्रोडक्शन नहीं मिलती।
एसेक्सुअल से नहीं करते ये। तो इस तरह से याद हो जाएंगे। एडवांटेज क्या क्या, डिजीज फ्री प्लांट पैदा हो गया, एक न्यू वेराइटी उभर के आई, हाइब्रिड पैदा हो गया, कोई करेक्टर सेम करेक्टर नहीं आए, नए करेक्टर आ रहे हैं, डिजीज से फ्री हो रहा प्लांट, और बहुत सारे प्लांट एक साथ पैदा किए जा रहे हैं, सस्ता मेथड है, आसान है। ठीक है, अब इसकी कुछ कमियां भी सर, हाँ कुछ डिसएडवांटेज देख ले। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेज में जैसे कि जेनेटिकली सेम प्लांट पैदा नहीं होता। अगर हमें सेम करेक्टर लाने हैं किसी प्लांट में तो वो पैदा नहीं हो सकता, उसमें तो नए करेक्टर उभर के आएंगे। तो देखिए कह रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा ब्लू मार्कर ले लेते हैं। प्लांट करेक्टर्स आर नॉट जेनेटिकली ट्रू, वो सेम नहीं होते। ट्रू टाइप टू टाइप दैट ऑफ देयर मदर प्लांट, जो मदर प्लांट है, पेरेंट है, उनके करेक्टर बिल्कुल मदर के जैसे नहीं, दोनों के करेक्टर उभर के आते हैं, इसलिए ये डिसएडवांटेज मान सकते हैं। वैसे एडवांटेज ही है नए करेक्टर का आना, फिर इसको डिसएडवांटेज मान ले। अगर हमें जेनेटिक प्लांट चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। दो दिस मेथड सीडलिंग में भी टेक ईयर टुगेदर टू प्रोड्यूस ए फ्लावर, इसमें लगभग साल लग सकते हैं, या साल और भी ज्यादा साल लग सकते हैं। किसी प्लांट को 2, 4, 5, 6 साल तक भी लग सकते हैं अगर उसको सीड पैदा करने, फ्लावर पैदा करने हैं। तो ये भी एक कमी है, जल्दी नहीं करवा सकते, परंतु वेजिटेटिव प्रोपगेशन से फास्ट करवा सकते हैं इस मेथड को। जैसे एक एग्जांपल देता है लीची। लीची में अगर हमें सीड से फ्लावरिंग प्लांट बनाना है तो फ्लावर करने पैदा करने के लिए 6 से 8 साल लग जाते हैं। अगर इसी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से उगाया जाए तो इसमें ही क्या हो जाएगा, 3 से 4 साल में ही फ्लावरिंग प्राप्त करी जा सकती है। अरे समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एक फास्ट फ्लावरिंग करने का, फास्ट फ्रूट लेने का तरीका है, जबकि जो सीडलिंग, जो सीड से पैदा हो रहा है या सेक्सुअल है, वो थोड़ा सा स्लो मेथड माना जा रहा है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव। ये डिसएडवांटेज मान लिया इसका हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, और जो वेजिटेटिव कहलाती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल जो प्रोपगेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल प्रोपगेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। एसेक्सुअल प्रोपगेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करता है। वेजिटेटिव किसी भी प्लांट के मदर प्लांट के पार्ट से नया प्लांट पैदा हो जाता है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होता है। फिजिकली भी बात से, मोर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड फिजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज क्लोन। तो वो क्लोन पैदा करके दे रहे हैं, उसमें एक ही जैसे करेक्टर आ रहे हैं, न्यू करेक्टर उभर के नहीं आ रहे, ये डिसएडवांटेज भी है। परंतु अगर हमें जेनेटिक करेक्टर सेम चाहिए तो उसके लिए ये एडवांटेज भी मान सकते हैं, पैदा कर सकता है। और फास्ट प्रोसेस है, किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूट जल्दी पैदा करना है तो ये एसेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेस्ट माना जाता है। तो देखिए, it is the process where a plant reproduce asexually with a use of vegetative part of the mother plant. This process occurs नेचुरली एंड कैन आल्सो बी डन बाय मैन्युअली, ये नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन्युअली भी करवाए जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोन पैदा किया जाता है। क्लोन क्या होता है सर, क्लोन जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, उसके जीन भी और उसकी मोर्फोलॉजी भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जैसी नजर आए, उसको क्लोन बोला जाता है। जैसे अमीबा का एग्जांपल सुना हो किसी ने, अमीबा टूट के नए अमीबा बनते हैं, वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, उसको क्लोन बोला जाता है। ठीक है सर। दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स प्लांट एंड कैन बी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस प्लांट दैट आर डिफरेंस और इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। इसको जो उन प्लांट में ये किया जाता है जिनमें डिफिकल्टी हो रही है, इम्पॉसिबल है, जिनको सीड से पैदा करना, तो उनमें कैसे किया जाएगा रे, वेजिटेटिव मीन से उसको पैदा किया जाएगा। जैसे आपने बनाना की कभी सीड ही नहीं देखी, तो बनाना को पैदा करने के लिए कौन सा मेथड होगा, एसेक्सुअल प्रोपगेशन होगा सर, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ही पैदा करते होंगे। उसमें राइजोम होते हैं, राइजोम से उसको पैदा किया जाता है। तो एग्जाम्पल से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो बनाना को कभी भी सीड देखें क्या, तो उसको सीड से पैदा नहीं किया जा सकता, उसको किससे पैदा किया जाएगा, वेजिटेटिव मीन से, एसेक्सुअल प्रोपगेशन से ही पैदा किया जाएगा। और उसमें जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन होती है उसको राइजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइजोम। छोटी छोटी कुंबल से नीचे निकलती प्लांट के और उनको उगा दिया जाए तो नया प्लांट पैदा हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मीन समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कलम कट करके प्लांट को उगाया जाता है, जैसा कि रोज में देखी जाती है कलम। ठीक है, ये दिखा रखा है डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एडवांटेज, एसेक्सुअल के भी कोई फायदे हैं सर? हाँ बिल्कुल है। डिसएडवांटेज, एडवांटेज सबके हैं, अलग अलग है। देखिए जरा, देखते हैं एडवांटेज में। एडवांटेज में लिखा है अनलाइक सेक्सुअल प्रोपगेशन ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक ही पेरेंट्स से दोनों जो प्लांट है वो पैदा किया जाता है, क्योंकि मदर प्लांट का एक हिस्सा कट करके नया प्लांट उगा दिया। जैसे पोटैटो की बात करो, पोटैटो में जो आइज होती है उस आइज को निकाल के उसको कट करके उगा दिया जाए तो एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा। गन्ने में उसकी जो
एक पार्ट है उसको उगा दिया जाए तो नया प्लांट पैदा हो जाएगा। तो ये क्या है, एक ही पेरेंट्स से काम चल जा रहा है, दो पेरेंट्स की जरूरत यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लावरिंग की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सीधा ही हो जाता विदाउट सीड। ठीक है जी, एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा। इट इज अ फास्टर मीन ऑफ प्रोपगेशन, ये फास्ट है, जल्दी फ्लावरिंग या फ्रूट पैदा करता है। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन बेनिफिशियल और फ्लोरिकल्चरिस्ट होता है, जो फ्लावर उगाता है उसके लिए बेस्ट है, एज दे कैन राइज वेरियस फ्लावर क्रॉप विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइंग सीड। बिना सीड को खरीदे ही हम बहुत सारे फ्लावर को जल्दी से पैदा कर सकते हैं, इसलिए बेनिफिशियल मेथड भी है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जनरली आइडेंटिकल, जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, प्लांट नया पैदा होता है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स का, और आइडेंटिकल होने से उसको क्या बोल दिया जाता है, क्लोन बोल दिया जाता है सर, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर दिखता है। एंड दस मोर बेनिफिशियल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, जो कैरेक्टर उसके अच्छे गुण थे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। नए कैरेक्टर नहीं आते, एक डिसएडवांटेज है, परंतु जो उसके अच्छे कैरेक्टर बेनिफिशियल कैरेक्टर थे उनको बचा के भी तो रखा जाता है, बेनिफिट भी है। अरे समझ में आ रहा है क्या एडवांटेज? अब हम इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या क्या है वो देख लीजिए जरा, देखते हैं भाई डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। इनमें सबसे पहले तो देखो, मान लो कोई प्लांट का पार्ट मैंने ये कट करके इस प्लांट के हिस्से को उगाया, इसमें कोई डिजीज थी, तो वो जो हिस्सा कट करके नया प्लांट पैदा हो रहा है उसमें भी तो वो डिजीज आ जाएगी। हाँ सर वो डिजीज आ जाएगी। एक जो इस प्लांट का हिस्सा हुआ है इसी के कैरेक्टर है, उसमें इसी के जेनेटिक कैरेक्टर आएंगे, नए कैरेक्टर उभर के नहीं आएंगे। तो डायवर्सिटी जैव विभिन्नता तो नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं आ रही, यहाँ एक कमी तो ये है। और जो प्लांट है उनमें एक ही फायदा है, बस उनके जेनेटिक कैरेक्टर सेम है, परंतु उनमें जो नए हाइब्रिड कैरेक्टर आने चाहिए वो उभर के नहीं आ रहे। डिजीज जो सेम है वो की वही उभर के आ रही है, तो ये कमियां हैं कुछ। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। एसेक्सुअल प्रोपगेशन प्लांट है और शॉर्टर लाइफ स्पान, इनकी लाइफ स्पान छोटी होती है, थोड़े समय के लिए काम करते हैं, जैसे कि सीड से पैदा होते हैं, वैसा नहीं है। एसेक्सुअल प्रोपगेशन रेस्ट्रिक्ट डायवर्सिटी मतलब जैव विभिन्नता, जैव विभिन्नता नहीं है। विभिन्नता का मतलब सर अलग अलग नई चीज नहीं आ रही ना, नए कैरेक्टर नहीं आ रहे, विभिन्नता में तो हिंदी में ऐसा कम ही लिखना आता है, कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी समझा देता हूँ। डिफरेंट कैरेक्टर का होना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। डाइवर्सिटी का मतलब समझाता हूँ, जैसे मेरे पास पेन है और 10 प्रकार के अलग अलग पेन है, तो मेरे पास पेन की क्या है, डाइवर्सिटी है। अगर मैंने देखा कि लोगों ने शूज पहन रखे थे, अलग अलग टाइप के शूज थे, तो वो क्या है, शूज की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी वर्ड किसी के लिए लिविंग और नॉन लिविंग सब के लिए यूज हो सकता है। और प्लांट की डाइवर्सिटी तो वो प्लांट डाइवर्सिटी है, अलग अलग बात के प्लांट एक फॉरेस्ट में गया तो मिले तो वो प्लांट की डाइवर्सिटी है। परंतु अगर एसेक्सुअल मीन से करवाएंगे तो सेम ही प्लांट पैदा हुआ, तो डाइवर्सिटी तो पैदा ही नहीं हुई, विभिन्नताएं तो पैदा ही नहीं हुई, नए कैरेक्टर तो आए नहीं, अलग चीज तो पैदा ही नहीं हुई, सेम ही प्लांट है, तो वहां डाइवर्सिटी नहीं होती है, रेस्ट्रिक्ट करता है डाइवर्सिटी को। समझ में आ गया होगा अब तो समझ में। समटाइम एसेक्सुअल प्रोपगेशन डेमोन्स्ट्रेट डिजीज को आगे फैलाने का काम भी करता है, जैसे ट्राइस्ट्रीजा वायरस इन सिट्रस। सिट्रस प्लांट में एक वायरस होता है ट्राइस्ट्रीजा जिसका नाम है, अगर उस कलम को मैंने दूसरे प्लांट में पैदा कर दिया तो उसमें भी वो वायरस शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाता है। डेसिमिनेट का मतलब है वो स्थानांतरित होता है, एक से दूसरे प्लांट में भी चला जाता है, अगर हमने वेजिटेटिव मीन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसको करवाया तो। और सुनो कुछ कमियां देखो, टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ एक्सपर्टाइज जो बंदा होना चाहिए वे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम हर कोई बंदा एसेक्सुअल मीन से न्यू प्लांट पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है। अगर कलम लगाना है या उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी लेयरिंग करनी, ग्राफ्टिंग करनी, तो उनकी फुल नॉलेज होनी चाहिए, वही बंदा कर सकता है, ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड स्किल इज रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा लेबर एंड स्पेस की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड टू मेंटेन दीज प्लांट्स। यस सर। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन आर मोर प्रोन टू डिजीज, इनमें डिजीज बहुत जल्दी फैलती है। विच आर स्पेसिफिक टू द स्पीसीज ऑफ द प्लांट, और जो स्पेसिफिक डिजीज है, स्पेसिफिक मतलब उसमें पर्टिकुलर ये वाली डिजीज इसमें आती ये है, वो उसमें फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सीडेड प्लांट। अरे समझ में आ रहा है? तो ये सारी क्या थे इसके डिसएडवांटेज, किसके, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मीन के। अब नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स, इनकी बातें कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या मेथड हैं, देखिए जरा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो मेथड है उनमें सबसे पहले आता है कटिंग। कटिंग एक मेथड है, मॉडिफाइड स्टेम से होता है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है। हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं अभी, फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें मॉडिफाइड स्टेम है, जो मॉडिफाइड स्टेम है, इसके एग्जाम्पल से याद करवा देता हूं, कुछ एग्जाम्पल याद करा लेता हूं जो कि तुम्हारे काम आएंगे लाइफ में। जैसे बुलबुल
बल्लभ का मतलब होता है बल्लभ जैसे जो दिखाई दे स्टेम। ऐसा ओनियन और गार्लिक में मिलता है, लहसुन और प्याज में। ओनियन एंड गार्लिक याद कर लेंगे दो एग्जांपल भाई, गार्लिक। कोरिम सर ये क्या होता है? कोरिम है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं एक तरह के। एक तो अरबी कोलोकेशिया देखा है किसी ने? कोलोकेशिया में ऐसा मिलता है, कोलोकेशिया में। राइजोम सर, राइजोम क्या होते हैं? राइजोम 3 जगह याद रखना, एक तो बनाना में, टर्मरिक में, और एक जिंजर अदरक में, अदरक में। इन तीनों में मेरे को राइजोम से नए प्लांट पैदा करने की विधि मिलती है। राइजोम क्या होता है मैं ये डिटेल में तुम्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ट्रिक के साथ बता दूंगा, एक कहानी के साथ, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखी है, अगर किसी ने प्लेलिस्ट देखी है खोल के तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक मिलेगा, या 10 या 5-10 मिनट का मिलेगा, उसमें ट्रिक से सारा 10 या 12 मिनट का है, उसमें समझा रखा है ये सारे। ट्यूबर होता है आइज, ऐसा किसमें मिलता है? पोटैटो में सर, पोटैटो। शक्कर ये मिलता है दूब ग्रास में, नहीं। शक्कर क्या किस में मिलता है? एक तो मिंट में, बनाना में भी शक्कर देखने को मिलता है, दोबारा आ गया एग्जांपल बनाना। एक होता है क्रायोसिन्थेमम, क्रायोसिन्थेमम, इनमें शक्कर देखने को मिलता है। और बिलबिल होता है, एक एगेव नाम का प्लांट होता है, एगेव, इसमें बिलबिल होता है। और स्टोलन क्या होता है बताओ? जास्मीन का जो प्लांट होता है उसमें स्टोलन विधि से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, स्टेम का हिस्सा मॉडिफाइड होता है। ये समझ में आया भी सभी को? बहुत बढ़िया। तो मैंने कुछ याद कराए, बल्लभ के एग्जांपल याद कराए, बल्लभ जैसे दिखने वाले, ओनियन और गार्लिक याद कराए। कोरम में कोलोकेशिया याद करवा दिया मैंने। राइजोम में 3 याद करवाए, बनाना, जिंजर और टर्मरिक। ट्यूबर में पोटैटो होता है सर, आइज होती है। शक्कर में मैंने याद कराए 3, मिंट, बनाना और क्रायोसिन्थेमम, ठीक है। स्टोलन में याद करवाया जास्मीन, और बिलबिल में याद करवाया अकेव, ठीक है। और एक और ऐसा ही टाइप है इनका, रनर होता है। रनर का एग्जांपल है दूब ग्रास, रनर भी होता है एक रनर, और उसका एग्जांपल है दूब ग्रास। याद कर लोगे ये सारे? तो इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। इनके एग्जांपल, बिलबिल का एग्जांपल, कोरिम का, राइजोम का, ट्यूबर का, शक्कर का, स्टोलन का, बिलबिल का और रनर का, इनके एग्जांपल याद रहनी चाहिए। और इनकी ट्रिक अगर देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके यूट्यूब पे अर्थ रिवेंज पे जाके देखोगे तो वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे देख लेना, मैंने ट्रिक बता रखी है इनकी सभी, ठीक है। इनको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हमें जो मेथड पढ़ने हैं, एक एक करके कटिंग पढ़ना है, लेयरिंग पढ़ना है, ग्राफ्टिंग पढ़ना है और बडिंग पढ़ना है, और इनके भी आगे टाइप हैं, उनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब लेक्चर, मेन लेक्चर यहां से स्टार्ट हमारा हो जाता है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है कटिंग। कटिंग में क्या होता है? जिसको कलम कहा जाता है, तुमने सुना होगा देसी भाषा में, हम गांव में इसको कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलम से। और ऐसा रोज में देखा होगा, कलम कट करके प्लांट के एक हिस्से को, ब्रांच को, और उसको उगाते हैं। और मिट्टी में उगाने के बाद उसमें बाद में जड़ें, रूट आनी स्टार्ट हो जाती है सर, इसको कटिंग कहते हैं। कटिंग समझ में आया भी सभी को? कटिंग क्या होता है? एक प्लांट का कोई भी टहनी को कट करके और उसको ऐसे तिरछा काटा जाता है, और उसको मिट्टी में, न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी में, या उसको कोई न्यूट्रिएंट दे के उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, और मिट्टी में धीरे धीरे उसमें रूट आनी स्टार्ट हो जाती है। वाटर, मॉइस्चर, एयर उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसमें रूट आनी स्टार्ट हो जाती है। कटिंग के बाद रूट आती है, इसको कटिंग कहते हैं। एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है सर? लेयरिंग में क्या होता है? किसी भी प्लांट की टहनी को नीचे झुका के मिट्टी में दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद उसमें थोड़े से टाइम में कट लगा के छोड़ दिया जाता है। थोड़े दिनों में उसमें रूट आनी स्टार्ट हो जाते हैं, और उसको रूट आने के बाद कट करके नया प्लांट उगा लिया जाता है। कटिंग में तो पहले कट करके रूट आती है मिट्टी में, और जो लेयरिंग होती है उसमें पहले रूट आती है, फिर बाद में कट किया जाता है। अरे समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड में, क्या क्या बातें हैं देखिए। कटिंग की बातें कर रहा है पहले। कटिंग, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ए प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग वेजिटेटिव पोर्शन फ्रॉम द प्लांट एंड रूटिंग इन द फेवरेबल मीडियम अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। और प्लांट के हिस्से को लिया जाता है और उसमें रूट आनी स्टार्ट हो जाती है किसी भी फेवरेबल कंडीशन में, इसी को कटिंग कहा जाता है। द प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर द कटिंग आर स्टेम हो सकता है, लीव्स, रूट, मॉडिफाइड स्टेम लाइक ट्यूबर, राइजोम, शक्कर, बल्लभ, ओनियन, और ये सारे ट्यूबर, रनर, शक्कर, बल्लभ, एगेव, ये सारे पार्ट हो सकते हैं। इन जनरल, propagation by cutting is the most conventional method and hence is used to popular to raise a new plant। और एक नए प्लांट को पैदा करने के लिए एक पॉपुलर मेथड माना जाता है कलम कट करना, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कटिंग। अरे समझ में आया? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रूटिंग ऑफ कटिंग।
जो कटिंग है उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उस पर बातें करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है उस पर बातें कर ली जाए। जो कटिंग का सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए भाई, कैसे कट करें कि वो पूरा प्लांट सही से पैदा हो और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस पर बातें करते हैं। तो ये कह रहा है द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए रूट एंड शूट सिस्टम इज एसेंशियल इन प्रोपगेशन थ्रू द कटिंग, ताकि उसमें शूट भी अच्छे से आए, रूट नीचे भी अच्छे से डेवलप हो। इसके लिए रीजनरेशन ऑफ प्लांट पार्ट, रीजनरेशन मतलब उसका दोबारा से उभर के आना, बड़ा होना, रीजनरेट होना। पार्ट कटिंग इनटू द एंटायर प्लांट स्ट्रक्चर बेसिकली डिपेंड ऑन द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। देखो प्लांट में दो कैरेक्टर का होना जरूरी है, अगर ये दोनों कैरेक्टर नहीं है तो वो पूरा प्लांट डेवलप नहीं हो सकता। कैसे, देखिए पहला है टोटी पोटेंसी। टोटी मतलब टोटल है पोटेंशियल, जिसमें एक छोटे से पार्ट वो प्लांट से पूरे प्लांट को पैदा करने की एबिलिटी को टोटी पोटेंसी बोला जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन ए प्लांट टू प्रोड्यूस ए पार्ट ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट प्लांट इज नोन एज टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी ये एनिमल्स में भी देखने को मिलती है बहुत सारों में, और ये प्लांट में भी देखने को मिलती है, जिससे कि एक छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट, जैसे प्लेन एरिया होता है उसमें टोटी पोटेंसी होती है, ट्रू रीजनरेशन पावर होती है। प्लेन एरिया को कट कर दोगे 3 पार्ट में तो 3 नए प्लेन एरिया पैदा हो जाते हैं, एनिमल का एग्जांपल। ऐसे ही प्लांट्स में भी टोटी पोटेंसी होनी चाहिए ताकि वो अपने पार्ट को पूरा हील कर सके और पैदा कर सके। दूसरा होता है डी डिफरेंशिएशन। देखो डी डिफरेंशिएशन से पहले डिफरेंशिएशन समझो, फिर समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्लांट के किसी भी हिस्से का मैच्योर होके, फंक्शनली मैच्योर होके डिवाइड करना बंद करना, ग्रोथ करना बंद कर देना। मेरिस्टेमेटिक पार्ट का मतलब होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल, वो सेल होती हैं जो लगातार डिवाइड करती है, जिंदगी में कभी बंद करती ही नहीं डिवीजन करना, उनकी ग्रोथ होती रहती है। फिर एक दिन वो सोचते हैं कि मेरे को एक प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, मेरे को जाइलम बन जाना चाहिए, मेरे को फ्लोएम बन जाना चाहिए, मेरे को लीफ बन जाना चाहिए, मेरे को ब्रांच या कुछ हिस्सा बन जाना चाहिए, जिससे कि मैं एक फंक्शन ले लूं, मेरे को डिवाइड करना बंद करना है। मेरिस्टेमेटिक सेल जिस दिन ये सोचती है और डिवाइड करना बंद करके कोई पार्ट बन जाती है, फंक्शनली मैच्योर होती है, प्रॉपर फंक्शन ले लेती है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। आगे समझे डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन के बाद कोई चोट लगी उस प्लांट को या उस पार्ट को, चोट लगी और उसने तो डिवाइड करना बंद कर रखा था, अब उसको हील करने के लिए, उस घाव को पूरा भरने के लिए, उस इंजरी को कंप्लीट करने के लिए उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसको दोबारा से क्या करना स्टार्ट करना पड़ेगा, डिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस डिवीजन स्टार्ट करने के दोबारा से प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। एक बार डिफरेंशिएट हो जाए, मैच्योर हो जाए, मैच्योर होने के बाद दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर जाए, उसको डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। समझ में आई क्या बात। और ट्रू रीजनरेशन पावर, अपने आप को पूरा पैदा कर लेना एक छोटे से पार्ट ऑफ प्लांट से, उसको कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटल है पोटेंशियल जिसमें पैदा करने का पूरे प्लांट को, उसको कहते हैं टोटी पोटेंसी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कुछ चर्चाएं। टोटी पोटेंसी, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिविंग प्लांट सेल टू रिकंस्ट्रक्ट ऑल द प्लांट फंक्शन, पूरे प्लांट फंक्शन को पैदा करने की एबिलिटी को टोटी पोटेंसी कहा जाता है। डी डिफरेंशिएशन, द कैपेसिटी ऑफ ए मैच्योर सेल टू रिटर्न टू द मेरिस्टेमेटिक कंडीशन। देखो मैच्योर हो चुकी थी, फंक्शनली मैच्योर होने के बाद दोबारा से रिटर्न होती है मेरिस्टेमेटिक कंडीशन। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइड करने वाली स्थिति में आती है, दोबारा से मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करने वाली स्थिति में आती है। डेवलप इनटू ए न्यू ग्रोइंग प्लांट, और नए प्लांट को नए पॉइंट से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। अरे समझ में आया डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन और टोटी पोटेंसी दो प्रिंसिपल होने जरूरी है किसी में भी रूट आने के लिए। कटिंग के हिस्से से रूट तभी निकलेगी जब उसमें टोटी पोटेंसी और डी डिफरेंशिएशन की नेचर होगी, वरना उसमें रूट नहीं आएंगी। अरे समझ में आया नहीं आया। तो यही मैं तुम्हें दोनों डेफिनेशन समझाना चाह रहा था, और ये पेपर में भी बहुत बार पूछी जा रही है। स्टेम कटिंग नया, देखिए स्टेम कटिंग में A cutting of stem is taken, the cutting having few leaves at the top and root better than the leafless cutting। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्टेम कटिंग है ना, स्टेम कटिंग के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है, तो उसको लीफ एट द टॉप, फ्यू लीफ, ऐसे नहीं वे स्टेम को नीचे से कट कर लिया, बहुत ही मोटे पेड़ को काट कर बोले ले इसको उगाऊंगा इसकी रूट आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो फिर क्या करें सर, उसको ऐसी जगह से कट करो जहां से उसमें बहुत ही कम ऊपर लीफ बचे हो टिप पे, और उसके छोटे से हिस्से को काट लो ताकि वो स्टेम को उगाया जा सके। इसको कहते हैं भाई स्टेम कटिंग। ऐसे नहीं स्टेम का मतलब पूरा तना ही काट के और पूरा प्लांट ही उगा दिया, फिर फायदा ही क्या, पहले ही प्लांट था उसको क्यों उगा रहे। छोटे से पार्ट को उगा के उसके ऊपर के हिस्से को काटा जाता है, जिसमें टॉप के लीव्स हटा, नीचे के लीफ हटा दिए जाते हैं, टॉप के रखे जाते हैं कुछ, ठीक है। रूट बेटर देन द लीफलेस कटिंग, अगर लीफलेस कटिंग करनी है तो तुम्हें रूट का कोई हिस्सा ले आओ जिससे कि प्लांट पैदा किया जाए। स्टेम का लाना तो ऊपर का हिस्सा लाया जाएगा, ऐसे नहीं कि नीचे से कट करके लिया। अरे समझ में आ रहा है कैसे भी, देखे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये दिखा रखा है इसने, जैसे स्टेम कटिंग है ना, ऊपर से हिस्सा कट किया जाता है, ऐसा नहीं कि सारा ही कट करके फेंक दिया पूरा बड़ा प्लांट, ठीक है समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट
अब जो टाइप है, टाइप ऑफ स्टेम कटिंग के 4 टाइप हैं और चारों को हमें एक एक करके पढ़ लेना है। विद डायग्राम हम समझ लेंगे इनको क्या है। देखिए जरा, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? सबसे पहला टाइप है सॉफ्ट वुड और हर्बिशियस कटिंग। सॉफ्ट वुड बिल्कुल नरम लकड़ी के पार्ट को कट करा जाएगा, ऐसा नहीं कि वो हार्ड पार्ट को कट किया जाएगा। सेमी हार्ड वुडिंग कट, मान लो जो हार्ड पार्ट है उससे ऊपर के हिस्से को सेमी हार्ड कहते हैं, उसको कट किया जाएगा। हार्ड वुड जिसमें हार्ड हो चुकी है वहां से भी कट कर सकते हैं। और टर्मिनल कटिंग बिल्कुल लीफ की चोटी, बिल्कुल जहां 4 लीफ ही बचे ऊपर ऊपर के, उस पे कटिंग को टर्मिनल कटिंग कहा जाता है। तो अब एक एक करके इनको चारों को पढ़ लेते हैं। और देखो मैं तुम्हें ये पार्ट भी दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सा सॉफ्ट वुड कहाँ कहते हैं, सेमी हार्ड वुड किसे कहते हैं, हार्ड वुड किसे कहते हैं, टर्मिनल किसे कहते हैं। पहले ये देख लो डायग्राम, उसके बाद ये कटिंग के टाइप समझेंगे। अरे सही है, आगे बढ़ते हैं। देखना, सबसे पहले ये दिखाया गया है पोर्शन ऑफ स्टेम। स्टेम पे कौन कौन से पोर्शन कहाँ पे होते हैं जिनको हम कट करके आगे समझने वाले हैं। उनसे पहले ये तो पता हो हमें कि ये पार्ट है कहाँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हार्ड वुड, जो ये टहनी का जो मेन हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है हार्ड वुड। समझ में आ गया भाई, इसको कटिंग करके उगाना हो। और टहनी से नेक्स्ट जो टहनी ब्रांच निकली है पतली जो होगी है, उसको कहा जाता है सेमी हार्ड वुड। थोड़ी सी हार्ड अभी भी है। और बिल्कुल ही एंड की तरफ जाते हुए जो टहनी का पार्ट बचा हुआ है अभी भी, उसको जहां पे नोड्स आने स्टार्ट हो गए, नोड छोटे छोटे नोड्स हैं, उसको कहते हैं, नोड वाले एरिया को सॉफ्ट वुड कहा जाता है सर। और सबसे लास्ट में जो ये 4 पत्ते बचे हैं, लास्ट ही लास्ट का हिस्सा, इतना इतना हिस्सा, ये टर्मिनल कहलाता है सर। टर्मिनल, अरे समझ में आ रहा है क्या? ये टर्मिनल कटिंग होगी जो लास्ट में। ये क्या होगी? सॉफ्ट वुड कटिंग या सेमी हार्ड कटिंग, यहां से अगर कट किया जाए। और हार्ड वुड कटिंग तो ये दिखाई रखा नीचे का पार्ट कट करके। अरे समझ में आया? हार्ड वुड कटिंग कौन सी, सेमी हार्ड वुड कटिंग कौन सी, सॉफ्ट वुड कटिंग कौन सी, और टर्मिनल कटिंग कौन सी है। अब इन पार्ट को कट करके नए प्लांट पैदा करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जरा, सॉफ्ट वुड और हर्बेशियस कटिंग। सबसे पहले सॉफ्ट वुड और हर्बेशियस कटिंग की बात ये तुम्हें समझाना चाह रहा है। अभी मैंने दिखा दिया तुम्हें सॉफ्ट वुड का हिस्सा कौन सा था जहां से उसको कट करेंगे, पता लग गया। अब इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, देखो भाई, सॉफ्ट वुड और हर्बेशियस कटिंग में These are taken from the below node से लिया जाता है। बॉटम लीव्स आर रिमूव्ड, और नीचे की जो बॉटम है उसे कट किया जाता है, और जो नीचे उसके नीचे के लीफ उनको हटा दिया जाता है। These may be further divided into 2 कैटेगरी। इसको आगे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी देख लो। एक तो है हर्बेशियस प्लांट और दूसरा है वुडी प्लांट। हर्बेशियस प्लांट कटिंग टेकिंग फ्रॉम द हर्बेशियस पार्ट, जैसे कि कार्नेशन प्लांट होते हैं। कार्नेशन ये फ्लावरिंग प्लांट है, क्राइसेंथेमम है, सिलोयम्स है, डहलिया है, ग्रेप्स है, फिग है, ओलिव है, कीवी है, पोमीग्रेनेट है, पाम है, या फिर एप्पल है। इनके अंदर हर्बेशियस प्लांट के जो सॉफ्ट वुड को कट किया जाता है। हर्बेशियस प्लांट है ये सारे, इनके हर्बेशियस मतलब ये ज्यादा बड़े ना हो जाएं, उसके बाद वुडी होने के बाद नहीं कट किया जाता हर्बेशियस फॉर्म में। ठीक है जी। और वुडी प्लांट में कटिंग टेकन फ्रॉम द अनराइपन टिप, टिप पे बिल्कुल एंड पे जाके करते हैं। जो अनराइपन अभी तक कच्ची चल रही है, बिल्कुल कच्चे पत्ते छोटे छोटे आ रहे हैं, जिसमें वुडी प्लांट ऑफ वुडी प्लांट सच एज ऑर्नामेंटल सर्ब होगी जितनी भी, और ट्री बड़े बड़े, उनमें ये किया जाता है सॉफ्ट वुड या हर्बेशियस कटिंग। और दीज आर जनरली 2.5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो कलम लाई जाती है, कटिंग का हिस्सा लाया जाता है, वो 2.5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, उससे बड़ा नहीं होता। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दे मेरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सॉफ्ट वुड और हर्बेशियस कटिंग समझ में आई सभी को। और ये डायग्राम देख लो, ये कट करके दिखा रखा है। हर्बेशियस या सॉफ्ट वुड कटिंग कैसे की जाती है, ऊपर का हिस्सा लाया जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड पैनल नहीं होता इसके अंदर। अरे समझ में आया? सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या होता है देखना भाई। सेमी हार्ड मतलब थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर से कट किया जाएगा नीचे से, मतलब वुडी पार्ट को। देखो, द पोर्शन ऑफ स्टेम विच हैज पास्ड द सॉफ्ट वुड से को पास करके स्टेज बट नॉट येट मैच्योर, और पूरी तरह से हार्ड भी नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, उनके बीच का जो हिस्सा उसको सेमी हार्ड वुड कटिंग कहते हैं, और उसको कट करके लाया जाए और सेमी हार्ड वुड कटिंग कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द प्रोपेगेशन इन जैस्मिन, एक तो जैस्मिन के फ्लावर में, सिट्रस नींबू वगैरह वगैरह में, नींबू संतरा मौसमी इनमें, और ओलिव प्लांट में ये किया जाता है। जैस्मिन, सिट्रस और ओलिव प्लांट्स के प्रोपेगेशन के लिए सेमी हार्ड वुड का यूज किया जाता है। और उसके एग्जांपल मैंने बता दिए थे सॉफ्ट हार्ड वुड के। बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स के नाम थे, कुछ वुडी के ऑर्नामेंटल्स थे,
और कुछ बड़े ट्री भी थे। तो इस तरह से उनके एग्जांपल पढ़ लिए। और अब हमने पढ़ लिए सेमी हार्ड प्लांट के 3 एग्जांपल है सर, जास्मिन, सिट्रस और ओलिव। जास्मिन, सिट्रस और ओलिव पढ़ा हमने। तो यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? जास्मिन, सिट्रस और ओलिव पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया? सेमी हार्डवुड कटिंग को दिखाया गया। अभी सेमी हार्डवुड कटिंग है वो दिखाई कैसी देती है देख लीजिए। सेमी हार्डवुड कटिंग में ये जो पोर्शन था ना, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, मार्कर लाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए जो ये ऊपर का पार्ट है ये यहां था, ये तो सॉफ्ट था और ये बिल्कुल टर्मिनल हो गया और ये हार्ड हो जाता है। यहां से कट कर देता तो बिल्कुल हार्ड हो जाता। तो इसने इनके बीच में से सॉफ्ट वाले और हार्ड पोर्शन वाले के बीच में जो कट किया, ये क्या है? सेमी हार्ड कटिंग। समझ में आ गई भाई? सेमी हार्ड कटिंग क्यों कहा गया इसको? सेमी हार्ड कटिंग। और 3 एग्जांपल जास्मिन, ओलिव और सिट्रस इसके याद रखेंगे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ एग्जांपल ही। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हार्डवुड कटिंग समझाया गया। हार्डवुड कटिंग मतलब नीचे का पोर्शन जो बिल्कुल हार्ड है उसको कट करके लाएंगे, बिल्कुल स्टेम को नहीं रहे, टहनी का जो हार्ड पोर्शन उसको कट करके लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं अभी क्या बताया गया है। द कटिंग ऑफ सर्ब और ट्री। सर्ब होगी, ट्री होगी, कुछ झाड़ियां होगी और कुछ बड़े प्लांट होंगे। एट फ्रॉम द मैच्योर करंट ईयर ऑफ द ग्रोथ आर नोन एज द हार्डवुड कटिंग। उसके मैच्योर पोर्शन से करेंगे। द लेंथ ऑफ द कटिंग वेरी विद द टाइप ऑफ प्लांट। अलग अलग प्लांट की लेंथ अलग अलग हो सकती है। वेदर उसके वहां के मौसम के अकॉर्डिंग भी बदल सकती है। जनरली अगर एवरेज बताया जाए तो लेंथ ऑफ कटिंग होती है 15 से 20 सेंटीमीटर की मानी जाती है। और ये मेथड हार्डवुड कटिंग वाला ग्रेप्स में, अंगूर में, फिग में, ओलिव में, कीवी में, पोमीग्रेनेट में, पाम में और एप्पल की रूट स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है। ये एग्जांपल हैं, ये याद रखने ही होंगे सभी को। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब कभी कभी बहुत सारे एग्जांपल सेम कॉमन है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा समझेंगे। ऐसा नहीं सर वहां आ गया तो यहाँ क्यों आ गया, अरे तो वो मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, ठीक है। तो दोनों मेथड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं किसी में। तो ऐसा ना सोचे सर वहां ये एग्जांपल तो यहाँ कैसे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को। नेक्स्ट जो हार्डवुड कटिंग है वो कैसे करी जाती है देख लोगे। हार्ड पार्ट को कट कर रहा है ये जो सीजर होता है स्पेशल बनाए जाते हैं प्लांट को कटिंग के लिए, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। जो नर्सरी मैन होता है वो इनको रखता है और कटिंग करके बिल्कुल गाइडेंस से उगाता है इनको, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हार्डवुड कटिंग का डायग्राम दिखाया गया है। टर्मिनल कटिंग, टर्मिनल मतलब बिल्कुल ही ऊपर से, जहां पे बिल्कुल ही कच्चे पत्ते हों, बिल्कुल ही जिनमें छोटे छोटे लीफ आ रहे हों और 4 पत्ते रखे जाए ऊपर वाले लीफ और बाकी को फेंक दिया जाए, ऐसे को कहते हैं टर्मिनल कटिंग। तो इसको पढ़ने जा रहे हैं। टर्मिनल कटिंग देख लीजिए भाई, मार्कर चेंज कर लूं, हाँ अब आ जाओ। टर्मिनल कटिंग में these are obtained from the tip portion of the shoot. शूट की बिल्कुल टिप पार्ट को कट किया जाता है। The lower leaves are removed. लोअर लीव्स को हटा दिया जाता है by the tearing of, उनको हटा के फेंक दिया जाता है। Only 4 terminal leaves are left. बिल्कुल 4 पत्ते रखे जाते हैं। Such cutting किस किस में देखने को मिलती है? कैर्नेशंस, डायंथस जिसको बोलते हैं उसका नाम है कैर्नेशंस, डायंथस याद हो किसी को तो डायंथस बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रायोसेंथेमम एक्सेट्रा इनमें किया जाता है। कैर्नेशन मतलब डायंथस में और क्रायोसेंथेमम में ये मेथड अपनाया जाता है। कौन सा? टर्मिनल कटिंग मेथड। अरे समझ में आया। तो अब इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल कटिंग जो इसका डायग्राम है वो देखिए थोड़ा सा, इसमें सारी बातें बता रखी है। जो टर्मिनल शूट है बिल्कुल ऊपर वाला, ये यहां से कट की जाएगी यहाँ से, और इसके जो 4 लीफ ऊपर के वो रहेंगे, ठीक है। और जो ये नोड है जहां से नए पत्ते आने स्टार्ट होते हैं, नए लीफ या फ्लावर आते हैं, उसको एक्सिलरी बड या एक्सिलरी शूट कहा जाता है। ये एक्सिलरी शूट दूसरी दिखाई गई है, फिर दिखाई गई है, ठीक, एक्सिलरी शूट। और जो ऊपर की है वो तो टर्मिनल शूट है। और टर्मिनल शूट को कट करके उगाया जाए तो इसको कहते हैं टर्मिनल कटिंग मेथड। अरे कोई डाउट है तो कटिंग वाले मेथड सारे समझ में आ गए। कलम मेथड, हिंदी में कलम जिसको कहते हैं, वो हो गया कंप्लीट। अब आ गया नेक्स्ट मेथड लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है सर? किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को झुका के उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और वहां से रूट आनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद उसको कट करके एक नया प्लांट उगा लिया जाता है। सर इस मेथड को लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग भी अलग अलग प्रकार से होती है सर, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये डायग्राम तुम्हें ये बता पा रहा है क्या लेयरिंग क्या होती है। इस डायग्राम से तुम समझ गए, ये प्लांट है कोई भी, इसकी टहनी को नीचे झुकाया गया है, इस टहनी को नीचे झुकाकर और मिट्टी में दबा दिया गया, और मिट्टी में क्या आनी स्टार्ट होगी? रूट आनी स्टार्ट होगी, और फिर इसको यहां से कट कर लिया जाएगा, यहां से कट करके और यहाँ नया प्लांट उगा दिया जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेयरिंग मेथड कहा जाता है। लेयरिंग में कोई डाउट है किसी को? ये भी एक अच्छा मेथड है, इसमें पक्का प्लांट उगता ही उगता है, इसमें कोई चांस नहीं है कि प्लांट ना ग्रो करे, ठीक है। देखिए लेयरिंग
लेयरिंग मेथड को अब पढ़ने जा रहे हैं हम। लेयरिंग के बारे में जो बोला है वही लिखा हुआ है, देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए दिस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग रूट एट द स्टेम विच स्टिल अटैच टू द प्लांट, वो प्लांट से ही जो अटैच पार्ट है उसी में रूट आती है, और डिटेचिंग आफ्टर द रूट इज फॉर्म्ड, और उसको तब कट कर लिया जाता है जब उसमें रूट आ जाती है और ट्रांसप्लांट करके नया प्लांट उगा दिया जाता है, इसको लेयरिंग कहते हैं। आफ्टर रूटिंग द स्टेम इज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, रूट आने के बाद उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर लिया जाता है, एंड प्लांट इन द नर्सरी टू बिकम ए न्यू प्लांट, और नर्सरी में उसको उगा के एक नया प्लांट बना लिया जाता है, ग्रोइंग ऑन इट्स ओन रूट, और अपनी ही जड़ों पे वो उगके एक नया प्लांट बन जाता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है बताओ रे जल्दी? लेयरिंग मेथड बोला जाता है सर। इस मेथड को क्या कहा जाता है? लेयरिंग। तो लेयरिंग में और भी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। क्या क्या बातें हैं लेयरिंग की, आप मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, देखिए जरा लेयरिंग में क्या क्या बताया गया है। इट इज ए रिलेबल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, ये पक्का मेथड है जिसमें प्लांट प्रोपगेट होगा ही होगा, एंड अडॉप्टेड फॉर स्पीसीज विच डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रूट फ्रॉम द कटिंग और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। देखो बहुत सारे प्लांट में इसको यूज किया जाता है, जिस भी प्लांट में कटिंग से रूट नहीं आ रही थी, उस प्लांट में जिसमें डिफिकल्टी या इम्पॉसिबल सा लग रहा था रूट आना, तो उस प्लांट को हम इस मेथड की तरफ ले आए। किसकी मेथड की तरफ? लेयरिंग मेथड की तरफ। और लेयरिंग में क्या था, प्लांट से न्यूट्रिशन तो उसको मिल ही रहा है और रूट और मॉइस्चर उसको मिलेगी, तो वहां से रूट आना बहुत आसान मेथड हो जाता है। ये रियलेबल मेथड है, इसमें पक्का श्योरिटी हो जाती है कि रूट आएंगी और एक नया प्लांट पैदा किया जाएगा। सही भाई। देयरफॉर नर्सरी मैन यूज इट ओनली फॉर डिफिकल्ट टू रूट प्लांट स्पीसीज, उन्हीं में यूज करता है जिसमें डिफिकल्ट होता है रूट पैदा करना, उन स्पीसीज में इसका यूज करता है। मोस्टली सर्ब्स में, क्लाइंबर्स में, जो पेड़ के ऊपर चढ़ती क्लाइंबर्स, उनमें यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रेप वाइन्स होगी उनमें। ट्रीज आर राइज्ड बाय दिस मेथड, ट्रीज, क्लाइंबर और सर्ब्स में इसका यूज किया जाता है। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसके अलग अलग टाइप हैं और अलग अलग टाइप के एग्जांपल हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, तो इसके जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं देख लो सर। इसके 6 टाइप हैं, 6 के 6 समझते हैं। टाइप ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग के टाइप। सबसे पहले है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग जो अभी भी मैंने डायग्राम दिखाया था, एक प्लांट के हिस्से को, टहनी को झुकाया, उसको मिट्टी में थोड़ा सा कट करके मिट्टी में मॉइस्चर नमी प्रोवाइड कर दी और वहां से रूट आ गई, फिर उसको डिटैच किया और नया प्लांट उगा लिया। यह सिंपल लेयरिंग सर। मोल्ड और स्टूल लेयरिंग क्या होती है सर? माउंड। माउंड में क्या होता है, कोई प्लांट है, कोई स्टेम है, ये स्टेम है, यहाँ से रूट उस मेन प्लांट की, इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, स्टेम को कुछ पोर्शन को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ताकि इसकी जो ब्रांचेज है उसमें से भी क्या आने लगे, ब्रांचेज में से टहनी आने लगे, और उस ब्रांचेज को कट करके नए प्लांट उगा लिए जाते हैं। इसको मोल्ड या स्टूल लेयरिंग कहा जाता है। ठीक है सर। कंपाउंड या सरपेंटाइन क्या होती है सर? सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग क्या है देखो ये बताता हूँ। किसी भी, जैसे अंगूर की बेल है, उसको अलग अलग जगह से मिट्टी में उगा दिया, यहाँ से भी उगा दिया, यहाँ से भी 4-5 जगह से उसको क्या कर दिया, मिट्टी में उगा दिया, और हर जगह पे उसमें रूट आएंगे, उसको कट करके अलग प्लांट पैदा कर दिया जाए, इसको कहते हैं सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग। समझ में आया? टिप लेयरिंग में क्या था, कोई भी प्लांट है और उसको ऊपर से बिल्कुल मोड़ के लाए, और उसकी जो टिप है उसको मिट्टी में डिप कर दिया और मॉइस्चर नमी प्रोवाइड हुई, उससे उसमें रूट आ गए, उस टिप को कट करके अलग नया प्लांट पैदा कर लिया जाता है। इसको कहते हैं टिप लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब हवा में लेयरिंग हो रही सर। हाँ, हवा में हो रही, कैसे देख समझते हैं। ये कोई प्लांट है, अब इसको मोड़ना मुश्किल है बहुत ज्यादा, इसको मोड़ तोड़ नहीं पा रहा मैं, तो मोड़ के अगर इसको नीचे ले आता तो लेयरिंग हो ही जाती। अब लेयरिंग नहीं हो पा रही, मैं को करनी है लेयरिंग, तो क्या करूं? एयर लेयरिंग करूं। एयर लेयरिंग में क्या, इसका कुछ पोर्शन यहाँ से कट कर लिया मैंने, कट कर लिया सर, और इसके यहाँ से पोर्शन कट करके यहाँ पे इसको मोसेस लगा दी। मोस होती है ना, वो नमी को, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर सकती है, और वो लगा के छोड़ दी, तो इसमें थोड़े दिनों बाद क्या आ जाएगी, रूट आ जाएंगे, इसको कट करके एक नया प्लांट उगा दिया जाएगा हवा में। इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। कोई डाउट है? तो अब इनको अलग अलग एक एक को पढ़ते, सिंपल एक बार तो मैंने बता दिया, फिर इनको अब डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं, एक एक को फुल डिटेल में। तो देखिए क्या है, सारी लेयरिंग अभी समझ में आएंगी तुम्हें एक एक करके। सिंपल लेयरिंग से स्टार्ट करें, सिंपल लेयरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए भाई, सिंपल लेयरिंग से स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल लेयरिंग सभी को पता है, डायग्राम देख चुके हैं और समझ में आ चुका है, अब डायरेक्ट मैं बोल ही देता हूं। इट रिक्वायर्ड जस्ट बेंडिंग डाउन ऑफ द फ्लेक्सिबल ब्रांच टू द ग्राउंड एंड कवरिंग विद अ पोर्शन ऑफ with 6 to 12 centimeter deep in the soil and back to the tip, leaving 10 to 30 centimeter of the tip above the ground। देखो भाई क्या होता है, ये कह रहा है कि मिट्टी के अंदर कोई फ्लेक्सिबल कोई भी पार्ट है प्लांट का, उसको मोड़ा जाएगा, बेंड किया जाएगा, और मिट्टी के अंदर 6 से 12 सेंटीमीटर डीप सोइल में रख दिया जाएगा, और ऊपर उसका पोर्शन 10 से 30 सेंटीमीटर ऊपर रख दिया जाएगा। उसके बाद उसमें क्या आने लगेगी, छोटी छोटी रूट आने लगी, फिर डिटैच करके एक नया प्लांट उगा दिया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो देखिए जरा
कहता है द मेन एम ऑफ द बेंडिंग एंड होल्डिंग इन द पोर्शन यूजिंग हैवी स्टोन, और ऊपर उस पर बड़ा पत्थर या रख देंगे टू हाइंडर स्टेप फ्लो एट द बेंड टू द एक्सेलरेट द रूट फॉर्मेशन, ताकि रूट फॉर्मेशन जल्दी हो सके उसमें, इसी के लिए उसको हैवी स्टोन्स का यूज करके उसको रख दिया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। दिस मेथड इज अडोप्टेड टू वेरियस, इस मेथड को बहुत सारी क्रॉप में यूज किया जाता है, जिसमें पहला कौन है, जास्मीन है और गुआवा। जो गुआवा और जास्मीन में इसको मेनली यूज किया जाता है। गुआवा जास्मीन याद रखेंगे, सिंपल लेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल लेयरिंग का जो डायग्राम है वो मैंने दिखाई दिया है। इसको हुक करके नीचे दबाया जाता ताकि ये बाहर ना निकल सके, और इसमें रूट आने के बाद इसको डिटैच करके नया प्लांट उगा लिया जाएगा। इसको सिंपल लेयरिंग कहते हैं। गुआवा में और जैस्मिन में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, माउल्ड और स्टूल लेयरिंग। माउल्ड और स्टूल में क्या होता है, मिट्टी चढ़ाई जाती है और जो ब्रांचेज में रूट आने लगे तो उनको अलग कर लिया जाता है। पहले डायग्राम दिखाऊं माउल्ड और लेयरिंग का, देखो ये रहा देखो, पहले डायग्राम देख लेते हैं। माउल्ड लेयरिंग सर ऐसी होती है, इसमें क्या है, एक मेन प्लांट है, उसको उसके स्टेम को भी मिट्टी में डिप कर दिया जहां तक उसकी ब्रांचेज थी, और ब्रांचेज में से रूट आने लगी, फिर एक ब्रांच को अलग कट किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया, नए प्लांट 3 पैदा कर लिए। इस तरह से जो लेयरिंग की जाती है उसको माउल्ड लेयरिंग कहते हैं। और माउल्ड लेयरिंग के बारे में पढ़ भी लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। माउल्ड लेयरिंग के बारे में बताया गया है क्या क्या, वो भी देख लो। जो बोला है दिखा है वही तो है। देखो, शॉर्टर स्टेम्ड और स्टिफ ब्रांच्ड सर्ब डू नॉट बेंड, जो छोटे तने हैं और स्टिफ ब्रांच हैं जिनको मोड़ा ना जा सके, तो बेंड नहीं हो सकती, तो उनको क्या इस मेथड से उगाया जाएगा, बेंडिंग नहीं हो उनको इस मेथड से। सच प्लांट आर इंप्रोज टू प्रोड्यूस ए मेनी शूट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बाय कटिंग बैक टू द मेन स्टेम एंड प्रीवियस डोरमेंट सीजन। तो उसको मेन जो ब्रांचेस बहुत सारी आएंगी उसको वहां तक डीप करके अलग अलग प्लांट पैदा कर लिए जाएंगे। देन द सॉइल और अदर मीडियम आर माउल्ड अराउंड द बेस, उसके बेस को मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा, और न्यूली डेवलप्ड शूट और नई डेवलप्ड शूट तक उसको कवर कर देंगे, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट एनकरेज द रूट फॉर्मेशन ऑन द स्टेम, स्टेम पे रूट फॉर्मेशन के एनकरेज करता है। और दिस मेथड इज यूज्ड इन एप्पल, पियर और गुआवा। एप्पल में पियर नाशपाती होती है, इनमें यूज किया जाता है। अरे समझ में आया क्या? तो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड, और जो वो डायग्राम अभी दिखाया था मैंने वो दिखाया गया है। अरे समझ में आया? तो ये इस तरह से मिट्टी में करते हैं, और इसके बाद जो रूट आने लगती है स्टेम को कट करके अलग अलग उगा दिया जाता है, माउल्ड लेयरिंग। और ऐसा एप्पल में और किस में किया जाता है बताओ? एप्पल में, गुआवा में और पियर में ऐसा किया जाता है। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग। कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या होती है सर? कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग है ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग जगहों से, बहुत सारी जगहों से उसको मिट्टी में डिप कर दिया जाता है। जैसे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो ये डायग्राम देखो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा सर्पेंटाइन या कंपाउंड क्या होती है। एक जगह से दबाया, फिर दूसरी जगह से दबा दिया, और अलग अलग 3-4 प्लांट पैदा एक से ही कर लिए, तो इसको कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग कहा जाता है। समझ में आया? अब इसके बारे में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब तो देखो सर्पेंटाइन और कंपाउंड लेयरिंग में क्या होता है। In this method, the stem is covered at a several point with the soil. बहुत सारे पॉइंट से डीप कर दिया जाता है, alternating with the other point which are not covered. ठीक है, the stem is injured at the lower part and covered therefore. After देखो स्टेम को जहां से डीप किया जाता है वहां से थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है ताकि वहां से रूट आसानी से आ सके, और ऐसा गुआवा में किया जाता है। कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग जो होती है वो गुआवा के अंदर देखने को मिलती है, और ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बहुत बार एग्जाम्पल पेपर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये डायग्राम हमने देख ही लिया सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग कैसे की जाती है। अब टिप लेयरिंग क्या है? टिप लेयरिंग देख लो भाई। टिप में ऊपर का बिल्कुल कवर पोर्शन को, बिल्कुल टिप को मोड़ के मिट्टी में डिप कर दिया जाता है, और वहां से रूट आए तो और उसको कट करके नया प्लांट उगा लिया जाए, इसको टिप लेयरिंग कहते हैं। जो डायग्राम देखना चाहे पहले वो डायग्राम देखें भाई। देखो ऐसा होता है, जो ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल उसको मोड़ के नीचे मिट्टी में डिप कर दिया जाता है, और वहां रूट आती है, उसको कट करके एक नया प्लांट उगा लिया जाता है, इसको टिप लेयरिंग कहते हैं। और समझ में आया? टिप लेयरिंग मेथड आ गया क्या समझ में सभी को? तो देख लो भाई, टिप लेयरिंग के बारे में लिखा भी यही 2 बातें ही हैं, देख ले। This is similar to the simple layering which is tip must remains above the ground, which whereas in the tip layering the tip is buried in the ground, ground के अंदर उसको डिप कर दिया जाता है। Low growing trailing type of ornamentals in such rooting take place in the current year growth and propagate by this method। जो low growing ट्रेलिंग टाइप के जो ऑर्नामेंटल्स प्लांट है ना, जिनमें बहुत ही कम ग्रोइंग पार्ट है, बहुत कम ग्रो करते हैं, उन प्लांट के में रूटिंग लाने का ये बेस्ट मेथड माना जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम जो दिखाया गया है ये किसका है?
टिप लेयरिंग का है सर। आगे बढ़ते हैं, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मैंने बताया था, एयर लेयरिंग हवा में जो मोस होती है उसकी हेल्प से, उसमें मॉइस्चर और नमी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसकी हेल्प से इसको ग्रो कर लिया जाता है। देखिए भाई एयर लेयरिंग क्या है, द प्लांट whose branch cannot be bent to the ground level, नीचे नहीं जा रही, फ्रॉम द लेयरिंग इज प्रोपेगेटेड बाय द एयर लेयरिंग। अब उसमें एयर लेयरिंग ही करना पड़ेगा। जनरली डन इन 1 year old शूट, कम से कम 1 साल का प्लांट तो हो तब जाके ये पॉसिबल है, वरना नहीं हो सकती है, ठीक है। सिलेक्टेड शूट इज ग्रिडल्ड। ग्रिडल्ड का मतलब क्या था, जैसे ये शूट है, इसकी को चारों तरफ से कट कर लिया जाता है, इसके जो ऊपर की कवरिंग है उसको छील लिया जाता है, इसको क्या कहते हैं ग्रिडल। एंड अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर तक ऐसा किया जाता है। ग्रिडल मस्ट बी डन बिलो 20 to 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप। टिप से 30 सेंटीमीटर नीचे जाके, 20 या 30 सेंटीमीटर नीचे जाके किया जाता है। बिल्कुल टिप पोर्शन की तरफ ग्रिडलिंग कभी भी नहीं की जाती, नहीं तो जो जाइलम फ्लोएम है वो बड़ा फ्लो बंद कर देते हैं। अरे ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द ग्रिडल पोर्शन इज कवर्ड विद मोस्ट मोस। मोस का मतलब समझते हो, मोस जो ब्रायोफाइट्स पढ़े उनको पता है मोस क्या आती है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिन्हें पढ़े। ग्रिडल्ड पोर्शन इज कवर्ड विद मोस। मोस क्या होता है, एक तरह का, मान लो तुम एल्गी सोच लो, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, मान लो जिसमें बहुत सारी मॉइस्चर को इकट्ठा रखने की कैपेसिटी होती है, नमी रखती है अपने अंदर, ठीक है, और मिट्टी जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको मोस कहते हैं। एंड टाइटली उसको बांध दिया जाता है जहां से उसको कट किया। ट्रांसप्लांट पॉलीथीन शीट एंड एल्यूमिनियम फॉइल से उसको बांध दिया जाता है जहां से कट किया था, उस पोर्शन पे मोस लगा दी जाएगी और उसको वहां बांध दिया जाएगा, और वहां से फिर क्या आने लगेगी, रूट आने लगेगी उस पोर्शन पे। आफ्टर रूटिंग द शूट इज कट रिमूव्ड बिलो द ग्रिडल। ग्रिडल के नीचे से उसको कट करके जहां से रूट आई नया प्लांट उगा लिया जाएगा, ठीक है। दिस प्रैक्टिस किस किस में की जाती है, बहुत सारे पोमीग्रेनेट्स में, फिग में, लीची में और मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में और क्लाइंबर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अनार में, फिग में, लीची में और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स और क्लाइंबर में इसका यूज किया जाता है। किसका, एयर लेयरिंग सर। एयर लेयरिंग मोसिस की हेल्प से की जाती है, उसको टाइटली उसके ऊपर बांध दिया जाता है। और कैसे, देखिए ये डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए भाई डायग्राम देखें ढंग से, फिर समझ में आएगा तुम्हें। एयर लेयरिंग क्या दिखा रखा, देखना, यहाँ कट किया, कट करके इसके चारों तरफ मोसेस जो घास फूस जैसा नजर आ रहा है ये बांध दिया, और उसको फिर पॉलीथीन या एल्यूमिनियम की फॉइल से उसको कवर करके, उसमें पोरस होनी चाहिए, एल्यूमिनियम या जो भी तुमने जो कवरिंग की है वो पोरस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें पोर ना हो, एयर आनी जानी चाहिए, मॉइस्चर को नमी मिलना चाहिए, जिससे कि रूट आएगी। देखो ये रूट आ गई, अब इसको कट करके एक नया प्लांट पैदा कर लिया जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग कंप्लीट होती है, अब नया मेथड स्टार्ट होता है, क्या, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है ग्राफ्टिंग, तो इसको पे ज्यादा ध्यान देंगे सभी। तो करते हैं स्टार्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है सर, ग्राफ्टिंग में कोई भी पार्ट होता है, जैसे एक प्लांट का पार्ट है, उसका एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है। ये नीचे का हिस्सा किसी और प्लांट का है, ऊपर का किसी और प्लांट का हो सकता है, या नई नई अलग अलग वैरायटी का हो सकता है। ऐसे हम किसी को भी पैदा कर सकते हैं, और उसके अंदर नए प्लांट को पैदा करने की प्रोसेस को न्यूट्रिएंट नीचे वाला पार्ट देता है, उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में जो 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला। ऊपर वाला हिस्सा जो कट करके तैयार किया जाता है उसको साइन कहते हैं, साइन, SCION, साइन बोला जाता है, साइन तैयार किया जाता है। और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको स्टॉक या रूट स्टॉक बोला जाता है। नीचे के हिस्से को रूट स्टॉक या स्टॉक बोला जाता है, ऊपर को साइन बोला जाता है, और उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसको क्या कहते हैं भाई, वो ज्वाइन होकर पूरा एक फंक्शन प्ले करने लगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो यही पूरा यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं अब एक एक बात समझ लेते हैं। The operation of inserting one part of the plant to the another in such a manner that a union उनके बीच में यूनियन हो जाए, वो इकट्ठा रहने लगे, take place between the two part is called grafting। इनको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। The plant or the part of the plant on which the grafting is done, जिसके ऊपर की जाती, जिसके ऊपर की गई, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं रूट स्टॉक या स्टॉक। एंड द पार्ट विच इज यूनाइटेड, जो ऊपर से लाया गया हिस्सा है स्टॉक, इज कॉल्ड साइन कहते हैं उसको, साइन, ठीक है, साइन कहते हैं। समझ में आया भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ग्राफ्टिंग समझ में आ रहा होगा सभी को। अब ग्राफ्टिंग के टाइप और बहुत कुछ है, जैसे यहां दिखाया गया, इसको ध्यान से देख लें पहले तो। यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया देख लें। जो ऊपर का हिस्सा उसका नाम देख लो, क्या साइन है, हाँ सर, और जिसके ऊपर हो रहा है वो स्टॉक या रूट स्टॉक कहलाता है। फिर दोनों मिलके तैयार हो जाते हैं, और इसको कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ग्राफ्ट यूनियन हो गया इनके बीच में, और फिर इसको रैप कर दिया जाता है वैक्स के थ्रू या किसी भी पेपर के थ्रू, इसको रैप कर दिया जाता है। यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ग्राफ्टिंग डायग्राम देख के, ऊपर के हिस्से को साइन कहते हैं और नीचे को स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ग्राफ्ट यूनियन है वो क्या होता है देखना। ग्राफ्ट यूनियन का मतलब होता है जो साइन है
और जो अपना रूट स्टॉक है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ के एक साथ रहने लगे, उनके जो वाउंड है, गांव है, वो पूरी तरह से हील हो जाए और वो ऐसा लगने लगे कि एक ही प्लांट है, कंपोजिट प्लांट की तरह दिखाई देने लगे और एक साथ एसोसिएशन में रहने सके लगे, टुगेदर रहना स्टार्ट कर दें। उसको कहते हैं क्या? ग्राफ्ट यूनियन हो चुका है, उनकी जोड़ बन चुका है, उनकी यूनियन बन चुकी है, वो कंपोजिट प्लांट बन चुका है, एक यूनिट बन के काम कर रहे हैं वो दोनों। समझ में आया? तो ये लिखा हुआ देखिए, द बेसिस ऑफ द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग इज द ग्राफ्ट यूनियन। ही उसका सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग होना मतलब ग्राफ्ट यूनियन बन चुका है। इन दिस प्रोसेस ग्राफ्टिंग द स्टॉक एंड साइन आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर फर्मली until they unite to form a composite plant। जब तक एक प्लांट ना बन जाए मिलके। द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्ट यूनियन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ वाउंड, उसके घाव बढ़ने का एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द पार्ट ऑफ ग्राफ्ट आर ओरिजिनली प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ग्रो टुगेदर। एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में आके एक साथ ग्रो करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्राफ्ट यूनियन कहा जाता है। ग्राफ्ट यूनियन एक तरह की सक्सेस होती है किसकी? ग्राफ्टिंग की। अरे कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ पे लिखा है ग्राफ्ट यूनियन के बाद, द यूनियन इज कंप्लीट बाई इंटायरली बाई सेल। जो यूनियन होती है वो किसके द्वारा कंप्लीट कर ली जाती है? सेल के द्वारा। सेल जब तक ना आएंगी, सेल डिवाइड ना करेंगी, तब तक वो घाव कैसे भरेंगे और वो एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? ये बात तो सोचने लायक है। तो यही लिखा है, द यूनियन इज accomplished entirely by the cell। सेल के द्वारा होती है, that grow and develop after the actual grafting operation has been done। और पूरा जो एक्चुअल ग्राफ्टिंग ऑपरेशन है वो सेल के द्वारा किया जाता है। फर्दर इन द ग्राफ्टिंग यूनियन देयर इज नो intermingling of the cell content of the both stalk and cycone and cell maintain their own identity। जो इसके बाद जो सेल है उसमें कोई भी इंटरमिक्सिंग जैसा कोई चीज नहीं होता, सेल की ओन आइडेंटिटी होती है, वो किसी में भी मिक्सिंग अप नहीं करती। अरे समझ में आ गया? तो ऐसे नहीं भी उसकी सेल अलग नजर आ रही, उसकी अलग नजर आ रही, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अपनी ओन आइडेंटिटी रखती है सेल। सेल को इससे कोई मतलब नहीं कि ये पार्ट किसका है, कैसा है, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी में रहती है। अरे समझ में आया यहाँ तक? टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, और ये अब हमें पढ़ने हैं एक करके। टंग ग्राफ्टिंग, वेनर ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, वेनर ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पहला आ गया टंग ग्राफ्टिंग। पहला क्या है? टंग ग्राफ्टिंग। और टंग ग्राफ्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आया भाई? टंग ग्राफ्टिंग देखिए जरा। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है? पहले तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता भी पूरा डिटेल पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ द टंग ग्राफ्टिंग? बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। तो एप्पल आंसर चला जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो टंग ग्राफ्टिंग जो होती है ना, वो एप्पल के अंदर होती है। पहला तो ये क्वेश्चन ही याद कर लें। तो टंग ग्राफ्टिंग है वो किस में मिलती है? एप्पल के अंदर मिलती है। जो कटिंग की जाती है ना, वो टंग की तरह की जाती है और दूसरे पोर्शन के अंदर जो पोर्शन बनाया जाता है, गैप बनाया जाता है, उसके अंदर वो फिल कर दी जाती है। ऐसा टंग के जैसी शेप बनाई जाती है। द विप और टंग ग्राफ्टिंग करस्पॉन्डिंग कट थ्रो ए रूट स्टॉक में कट लगाया जाता है एंड साइकोन मटेरियल ज्वाइंट एंड टू एंड देन बाउंड। उनको बांध दिया जाता है। पहले तो जिब के जैसा कट लगा के उसके अंदर ऐसे जगह बनी होती है, उसमें फिट हो जाता है और उसके बाद उनको बांध दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। और इंटरलॉकिंग होने के प्रोसेस, द इंटरलॉकिंग ऑफ टंग एड स्ट्रक्चर सपोर्टेड टू द ज्वाइंट एंड द कैम्बियम लेयर हील्स। जो कैम्बियम लेयर होती है जो ट्रांसपोर्ट का में हेल्प करेगी, वो हील हो जाती है पूरी तरह से, फ्यूज टुगेदर एज वेल गिव ए लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द कैम्बियल कॉन्टेक्ट। और लार्जर सरफेस एरिया कैम्बियल कॉन्टेक्ट के लिए वो देता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए क्या बताया गया है इसके अंदर। एप्पल के अंदर होता है भाई टंग ग्राफ्टिंग, याद रह जाएगा सभी को। किसके अंदर मिलती है टंग ग्राफ्टिंग? एप्पल के अंदर। यही क्वेश्चन पूछा गया है अब तक टंग ग्राफ्टिंग से रिलेटेड। ऐसे ही विनर ग्राफ्टिंग होती है, ये मैंगो के अंदर मिलती है, ये याद रहे, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है अब तक। मैंगो के अंदर मेनली देखने को मिलती है क्या मेरे को? विनर ग्राफ्टिंग। सर विनर ग्राफ्टिंग होती क्या है अभी बताता हूँ, एक मिनट इसको अलग कर दो उसके बाद। ठीक है, अब देखो विनर ग्राफ्टिंग। विनर ग्राफ्टिंग और इनले ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। इन दिस मेथड यूज टू स्टॉक लार्जर देन देयर 3 सेंटीमीटर से स्टॉक डायमीटर में लार्जर कह रहा है, ऐसे लंबाई में नहीं कह रहा। अरे डायमीटर उसकी चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। जो पेंसिल होती है ना उसके जैसा साइकोन होना चाहिए। डायमीटर देखो, जो ऊपर वाला नीचे वाला स्टॉक होता है ना, वो तो मोटा होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और जो साइकोन होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, वो बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। और इतने मोटे पोर्शन के अंदर इतना पतला सा हिस्सा, इसको विनर ग्राफ्टिंग बोला जाता है। और सेम साइज में कट लगा के उसमें फिट किया जाता है। देखना भी विनर ग्राफ्टिंग और इनले ग्राफ्टिंग है, इसमें 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर होना चाहिए किसका? स्टॉक का। और साइकोन होता है वो अबाउट थिक में पेंसिल जैसा दिखाई देना चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम। क्लिफ्ट आर मेड अप ऑफ द सेम साइज एज द साइकोन एंड साइड ऑफ द ब्रांच एंड नोट ऑफ द टॉप। देखना
जैसे मेरे के पास ये साइकोन है, इसके जो क्लेफ्ट बनाया जाएगा, जो खड्डा बनाया जाएगा, वो साइड में बनाया जाएगा यहाँ, न कि इसके बिल्कुल मिड में या टॉप पे, ऐसा नहीं होगा, साइड में किया जाएगा। और द साइकोन एंड इज शेप्ड एज ए वेज, वेज जैसा साइकोन दिखाई देगा, इंसर्ट एंड रैप्ड विद द ट्रैप ऑफ द स्कैफोल्ड ब्रांच टू गिव ए मोर स्ट्रेंथ, और ऐसा मैंगो में देखने को मिलता है। देखो डायग्राम से बिल्कुल सही समझ में आ सकता है। डायग्राम दिया है या नहीं, मैंने ये देख लेता हूँ। डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया गया, और आप डायग्राम वहाँ पे देख लेना ना, नेट पे सर्च कर लेना। वेनर ग्राफ्टिंग गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे जरूर मिलेगा तुम्हें। वेनर ग्राफ्टिंग का डायग्राम जरूर देखना है। तुम्हें साइड में कटिंग कैसे की जाती है, मैंगो में किया जाता है वेनर ग्राफ्टिंग। और पढ़ रहे हैं क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग किसमें मिलती है भाई? एप्पल में। और विनर ग्राफ्टिंग किसमें मिलती है? मैंगो में। और जो क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, ये चिक्कू में, आम में, और भी बहुत सारे प्लांट में की जाती है। फिग में, आम में, और चिक्कू में, सपोटा में ये की जाती है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग इज ए ग्राफ्टिंग technique in which the union of the rootstock climb और much larger in size that of the साइकोन पीस। जो साइकोन का पीस होता है ना, उससे जो वो होता है ना रूट स्टॉक, वो बहुत बड़ा होता है साइज में, इनमें बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस होता है। इन कलेक्ट ग्राफ्टिंग इज कंडक्ट इन ले विंटर, व्हेन बोथ द, ये विंटर के अंदर ऐसा किया जाता है क्योंकि उस टाइम साइक्लोन और जो रूट स्टॉक होते हैं दोनों डोरमेंट कंडीशन में जाए होते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और उस दौरान इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, इनको पता ही नहीं लगता, एक डोरमेंसी स्टेज में ये जुड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो और स्पोटा और फिग, मैंगो स्पोटा और फिग इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम शायद मैंने दिया है, वो देख लीजिए। हाँ ये रहा। देखो कितना डिफरेंस है साइकोन और स्टॉक में। जो साइकोन है देखो वो कितना पतला है, साइन या साइन साइकोन कहते हैं साइन। और जो स्टॉक है वो देखो कितना बड़ा हैवी है, और उसके अंदर इसको फिट किया जाता है और ऐसे ग्रो करने लगते हैं, फिर बाद में इनको वाउंड कर दिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बडिंग, बडिंग इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें सेल अलग से सेल डिवाइड करके डिटैच होकर एक नया प्लांट पैदा कर लेती है, इसको बडिंग कहते हैं। पर हम जो बडिंग पढ़ने वाले हैं वो किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? फ्रूट्स के अंदर, हॉर्टिकल्चर हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बडिंग के बारे में क्या बोला गया है। जो बडिंग मेथड है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन है इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द आउटग्रोथ और बड ड्यू टू द सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइट से सेल डिवीजन होनी स्टार्ट होती है और वहीं से एक नया प्लांट का उद्गम होता है, इसको हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग के अंदर भी इसके भी टाइप हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, पहले कुछ बातें बडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट, उनको कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें this is a form of grafting. The only difference in that the grafting is cyan twing only a single bud is insert in a stalk. जो साइन होता है ना, उसमें पूरी ब्रांच या टहनी नहीं, उसमें एक सिंगल बड को डाला जाता है, वो बड आगे डेवलप दिखती चली जाती है, इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। समझ में आया? एक ओनली उसकी जो बड को डेवलप करते हैं किसी भी दूसरी पार्ट के ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर। देखना सम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वाइल परफॉर्मिंग बडिंग इन द फ्लावरिंग क्रॉप्स, और सिलेक्ट ए राइट टाइप ऑफ बर्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, परफॉर्म द ऑपरेशन राइट सीजन में करना पड़ेगा, जो सीजन होता है उसके का ध्यान रखा जाएगा, राइट टाइप की बर्ड का कुछ प्रिकॉशन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी हम इसको कर पाएंगे बडिंग मेथड को। ठीक है, बडिंग मेथड के भी अब टाइप होते हैं, 4 टाइप की बडिंग मेथड है, इनको एक एक करके सभी को समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए भाई 4 टाइप कौन कौन से? टी बडिंग होती है एक, तो टी शेप का कट लगाया जाता है और उसके अंदर दूसरी बड को उसके अंदर फंसाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, और उसको बाइंड कर दिया जाता है। एनुलर रिंग बाउंडिंग, रिंग की फॉर्म में कट करके दूसरी रिंग का जो हिस्सा ला के उस पर चिपका दिया जाता है और वो ग्रो करने लगता है। पैच बडिंग, इसमें पैच एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है जिसके अंदर ये उगता है। और चिप बडिंग होती है, चिप जैसे टंग जैसा सा ही है, उसमें कट लगा के और दूसरी उसके ऊपर फिट कर दी जाती है और वो ग्रो कर जाते हैं। बड लगाई जाती है, पर बड पूरा पार्ट नहीं, बड ओनली। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में टी बडिंग दिया जाए, एनुलर और पैच बडिंग और चिप बडिंग सभी इसमें दिखाई गई हैं। देखिए एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ गया टी बडिंग। टी शेप का कट लगाया जाएगा। टी बडिंग इज द शील्ड बडिंग इज ए स्पेशल ग्राफ्टिंग टेक्निक। इन टी बडिंग सायन जो पीस होता है इज रिड्यूस्ड इन ए सिंगल बड, अब सायन का पूरा पार्ट न होके एक सिंगल बड पे आ चुकी है बात। ए टी शेप कट इज मेड, एक टी शेप का ही कट लगाया जाता है ऑन द रूट स्टॉक एंड द बड इज इंसर्ट, और उसके अंदर बड इंसर्ट कर दी जाती है। ऐसा पिच के अंदर और पाम के अंदर किया जाता है। पिच और पाम में टी बडिंग की जाती है, याद रखें, पिच पाम टी बडिंग, पिच पाम टी बडिंग। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ये दिखा रखा टी शेप का कट और इसके अंदर कैसे इंसर्ट किया गया है। टी बडिंग ये पिच और पाम में की जाती है। देखना यहाँ पे ये हिस्सा कट करके ले आए और जो साइकोन था उसमें टी शेप का डायग्राम बना लिया और उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया और ये क्या हो गया, पूरा इसमें फिक्स होके एक नया प्लांट ग्रो करने लग गया। इसके दूसरे पार्ट किसी का है, साइकोन किसी का, सायन किसी का और स्टॉक किसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैच बडिंग में क्या होता है, पैच बना दिया जाएगा एक छोटा सा ऐसे टी शेप का, ना हो के अलग शेप का होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, बस इतना ही फर्क है। तो देख लें, द पैच बडिंग इज स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑन बार्क सायोन बड उसमें फिट कर दी जाती है और फिर वो स्टॉक के अंदर उगने लगता है। ऐसा एनोला और बेल में किया जाता है। एनोला और बेल में ऐसा देखने को मिलता है। और ये जो डायग्राम है जिसमें इसको फिट किया गया रेक्टेंगुलर शेप में कट करके ये दिखाया गया है बेल का डायग्राम, देखिए ये रेक्टेंगुलर कट लगाया गया है, फिर इसके अंदर ऐसा हिस्सा रेक्टेंगुलर हिला के दूसरा का वो चिपका दिया गया है बिल्कुल सेम, और ये इसके साथ ग्रो करके अब बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे यहाँ से रेक्टेंगल कट करके फेंक दी गई, फिर ऐसा ही रेक्टेंगुलर हिस्सा किसी और प्लांट का लाया गया जो डिजीज फ्री था और दूसरे को यहाँ लगा दिया गया और ये यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर गया। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट, एनुलर बडिंग में क्या होता है, रिंग शेप में कट किया जाएगा और फिर वहां पे दूसरा पार्ट की रिंग शेप में हिला के वहां पे चिपका दिया जाएगा और ये सब बेर में देखने को मिलता है। देखिए बडिंग जिसमें कॉम्प्लेक्स रिंग बार्क को रिमूव किया जाता है, कंप्लीटली ग्रिडल चारों तरफ से घुमा के कट कर दिया जाता है और रिंग बार्क में ही बड लाई जाती है और वो उसके ऊपर इंसर्ट कर दी जाती है और ऐसा बेर में देखने को मिलता है। देख लीजिए डायग्राम में भी यही दिखाया गया है। डायग्राम में एक रिंग शेप कट करी गई, पहले रिंग शेप में कट कर दिया गया, दूसरे की रिंग शेप लाके वन में से रिंग शेप कट की, दूसरे की और प्लांट की लाके उस पर चिपका दी और ये ग्रो करने लग गई। अरे समझ में आ गया भाई, एनुलर या रिंग। और बेर में ऐसा किया जाता है। चिप बडिंग क्या होता है, चिप्स देखें, चिप्स जैसी कटिंग देख लो ऐसा ही है। इन चिप बडिंग देर इज ए इंसर्शन ऑफ ए बड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसका, ये ग्रेप्स में देखने को मिलता है और ज्यादातर किया जाता है। इन चीप बडिंग देर इज ए इंसर्शन ऑफ ए बड ऑन ए चीप ऑफ बार्क, बार्क जो तने का जो छाल होती है उसके अंदर ये किया जाता है, छोटा सा चिप कट कर दिया जाता है। एंड वुड इनटू ए मोटिस कट इन द स्टॉक, स्टॉक पे एक मोटिस कट लगाया जाता है, तिरछा कट। और दिस टाइप ऑफ बडिंग इज यूजली स्पेशली बडिंग है जो कि हमें देखने मिलती है छोटी ग्रेप वाइन्स में, अंगूर की बेलों में ऐसा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखें। चिप बडिंग किसमें मिलती है, ग्रेप्स में देखने को मिलती है। और एनुलर बडिंग बेर में देखने को मिलती है, एनुलर बडिंग। और जो पैच बडिंग थी वो किसमें, एनुलर और बेल में देखने को मिलती है। और टी बडिंग है वो पाम और पिच में देखने को मिलती है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एनुलर बडिंग होगी, चिप बडिंग भी हो गया कंप्लीट, किसमें देखने को मिलती है, ग्रेपाइन में। और ये डायग्राम देख लो भाई चिप बडिंग का ऐसा। ठीक है, और इसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर पे कुछ चर्चाएं कर ली जाए। माइक्रो प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर, देखिए भाई माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है और टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखो माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब एक छोटे से प्लांट के हिस्से से प्रोपगेट करके पूरे प्लांट को पैदा करने के प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। कैसे माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है, एक न्यू प्लांट को पैदा करना आर्टिफिशियल मीडियम में, किसी भी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, स्मॉल पीस से जैसे कोई एम्ब्रियो का हिस्सा, सूट का, टिप का, लीफ का, ब्रांच का, कैलस का, पोलन ग्रेन का, या कोई भी सेल हो सकती है, जिससे कि पूरा प्लांट पैदा कर लिया जाएगा। एक छोटे से प्लांट के हिस्से से पूरा प्लांट पैदा करने के प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर बोला जाता है। यहाँ इसमें कोई डाउट है किसी को, तो देख लीजिए इसमें यही लिखा है। Micropropagation is the development of a new plant of an artificial medium under specific condition for a very small piece of plant such as a embryo, shoot tip, leaf disc, root tip, callus, pollen grains और even individual cell से भी एक नया प्लांट पैदा किया जा सकता है। इस मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अरे समझ में आया। अब आगे इसके अंदर तो क्या बोलते हैं, देखिए दिस मेथड इज ए प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई ए प्लांट ए रैपिड रेट से टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्लांट्स यूजिंग द मॉडर्न प्लांट कल्चर मेथड एंड लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में एक छोटे से प्लांट से बहुत सारे रैपिडली बहुत सारे प्लांट प्रोजेनी को पैदा करने के लिए एक लेबोरेटरी में मेथड किया जाता है। सच प्लांट आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिजीज एंड दे आर मोर हेल्दी, इसलिए बेस्ट मेथड माना जाता है टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि जो प्लांट है वो डिजीज फ्री है और बहुत ज्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्लांट। मान लो कोई, देखो माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है मैं समझाता हूँ। एक प्लांट है वो डिजीज हो चुका है पूरा प्लांट, उसमें बीमारी आ चुकी है, कोई वायरस बैक्टीरिया पैथोजन हेल्मेंथ क्या पता क्या आ चुका है, उससे उसका लॉस हो रहा है, पैथोजन एंट्री कर चुका है उसके अंदर।
अब उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, उसके टिप पोर्शन टिप में बिल्कुल ऊपर की जो कच्ची कुंडल होती है, टिप होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं दिखाई दी मेरे को। तो उस पोर्शन से मैंने एक नया प्लांट उस जैसा ही पैदा कर दिया। अब उस प्लांट को तो मरना ही था, परंतु उससे मैंने एक नया प्लांट डेवलप कर लिया ताकि इसकी जो गुण है, करेक्टर है, वो बचा के रखे जा सके, और वो जो प्लांट है वो डिजीज फ्री मिलेगा, हेल्थी मिलेगा। ये मेथड इसलिए बेस्ट माना जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एडवांटेज ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेज क्या है? एक एडवांटेज तो समझ में आ ही चुका होगा, डिजीज फ्री प्लांट पैदा किया जा सकता है, ये तो सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज और भी बहुत है। द प्रोडक्शन ऑफ ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका, एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, बिल्कुल कॉपी क्लोन, उसके करेक्टर को बचा के रखा है। दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलरली गुड फ्लावर फ्रूट एंड हैव ए डिजायरेबल ट्रेट, पैदा की जा सकती है, जैसा चाहो वैसा मिल सकता है। द क्विक प्रोड्यूस ए मैच्योर प्लांट को जल्दी पैदा कर सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ ए सीड, के बिना पैदा किया जा सकता है। नर्सरी पॉलिनेटर टू प्रोड्यूस ए सीड, ठीक है। जैसे कि सीड को पैदा करने के लिए एब्सेंस ऑफ सीड में पैदा कर सकता है, और प्लांट के आगे सीड भी आ सकते हैं। द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम ए प्लांट सेल दैट हैव बीन जनरली मॉडिफाइड, एक छोटे से प्लांट के पार्ट से एक मॉडिफाई करके नया प्लांट पैदा करने के प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन या रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेट कर लेना एक पूरा प्लांट। समझ में आया भाई सभी को टिश्यू कल्चर के एडवांटेज? और ये डायग्राम दिखा रखा, माइक्रो प्रोपगेशन एक छोटा सा हिस्सा लाए थे और उससे इतनी ज्यादा ये पैदा करके दिखा रहे हैं, अलग अलग को दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेन ornamental crop एंड प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर देयर प्रोपगेशन, ये याद रखनी है। ये टेबल आ गई, एक टेबल आज के लेक्चर में टेबल नहीं आई थी अभी तक, तो एक टेबल आ गई जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, और अभी नीचे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस किस टाइप के हैं, तो याद कर लें। रोज के अंदर सर जो प्लांट का पार्ट प्रॉपर रीजनरेट होता है जिससे नया प्लांट पैदा होता है वो एक्सिलरी बड है सर। मैरीगोल्ड गेंदा के अंदर सीड एंड कटिंग दोनों से होता है सर। क्राइसैंथेमम में टर्मिनल कटिंग या शक्कर के थ्रू होता है सर। और गैलेडियस में कॉर्म ज्यादा पूछा जा रहा है, कॉर्म ये स्टार लगा के, और कॉर्मेल्स भी है, कॉर्म ज्यादा फेमस है। डहलिया के अंदर ट्यूबर्स होती है जैसे पोटैटो में होती है। गरबेरा में क्या होती है, कटिंग या शक्कर मेथड से होता है सर। और सीजनल एनुलर फ्लावर जितने भी होते हैं उनमें सीड के थ्रू करते हैं सर। ये फ्लावर की कुछ कहानियां दी गई है, जितने भी फुल टाइप के फ्लावर है उनमें किस किस तरह से रीजनरेशन होता है ये बताया गया, और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लें जल्दी जल्दी, कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है देखते जाएं भाई जल्दी जल्दी। विच मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज कमर्शियली यूज्ड इन मैंगो? मैंगो में देख लो, तुम्हें याद आनी चाहिए क्या था, वेनर कटिंग, वेनर ग्राफ्टिंग था सर, ठीक है। वेनर ग्राफ्टिंग किसमें था? मैंगो में, बिल्कुल याद आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। गैलेडियस अभी भी पढ़ा है, गैलेडियस कॉर्न मैंने बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्न, ठीक है। गैलेडियस में प्रोपगेशन के लिए कौन सा यूज करता है? कॉर्न का यूज करता है, ठीक है। When a plant is formed from a adventitious bud from on their root is known as, अपनी ही रूट से पैदा हो तो उसको कैसा, शक्कर, ये शक्कर मैंने आज बताया है तुम्हें, शक्कर रनर ट्यूबर वहां पे बताया था। अपनी ही रूट से डेवलप हो, जैसे कि शक्कर किस में देखने को मिलता है? शक्कर बता सकता है कोई एग्जांपल भी? शक्कर किस में मिलता है? स्टोलन किस में मिलता है? बुलबिल किस में मिलता है? कॉर्मेल किस में मिलता है? शक्कर में क्रायोसैंथेमम लिखा था मैंने, मिंट लिखा था, याद हो, बनाना, मिंट, क्रायोसैंथेमम, शक्कर, आज मैंने शुरुआत में पढ़ाया ये, तो वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। When the branch of the plant कैन नॉट बी बेंट, वो बेंट ना हो रही हो और ग्राउंड की तरफ ना जाए तो किस तरह की प्रोपगेशन करनी चाहिए? एयर, कौन सी लेयरिंग करनी चाहिए भाई? एयर लेयरिंग करेंगे सर। एयर में मोसेस लगा के उसको कट करके फिर बाद में उसमें रूट आ जाएंगे, उसको कट करके अलग से मोसेस की हेल्प से किया था, आपने बताया था ये मेरे को। पपाया में प्रोपगेशन बाय विच अमंग द फॉलोइंग, किसके थ्रू? पपाया में सर सीड के थ्रू होता है। पपाया में किसी प्रकार की कोई ग्राफ्टिंग लेयरिंग नहीं होती, बीज से ही प्लांट होता है, सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है। अरे समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन और भी दे दूंगा मैं तुम्हें करने के लिए बहुत सारे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी